हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष एंड वेलकम टू मोमेंटम पॉडकास्ट। आज हम फिर से बहुत ही चिल मैनर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, लाइफ चेंजिंग और करियर ऑल्टरिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर तुम पहली बार मोमेंटम पॉडकास्ट में आए हो तो बता दूं कि यहाँ पे हम करियर रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंसेस। और एक्सपीरियंसेस मेरी क्या है ये मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है और जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट है। तो अब हम आते हैं आज के मेन मुद्दे पे। मुद्दा हमारा आज ये है, और ये बेस्ड ऑन जो मुझे 60 to 70% ऑफ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी कॉल्स जो आ रहे हैं 1-on-1, उसमें ये टॉपिक उठता है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ड्रॉप का मतलब, क्योंकि हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो ड्रॉप को डिफ़ाइन कर दें। जहाँ पे तुम एक साल बस बैठ के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कुछ और हो सकता है कि तुम एक साल बैठ के स्टार्टअप कर रहे हो। जो सजेशंस हैं वो सिमिलर ही रहेंगे, लेकिन बेसिकली तुम अपना करियर ब्रेक कर रहे हो। ठीक, ये एक साल तो काफ़ी कॉमन था सदियों से। लोग आईआईटी जेई के लिए एक साल ड्रॉप लेते थे। उसके बाद गेट एग्जामिनेशन थोड़ा पॉपुलर हो गया 2013-14 में, तो लोग बीटेक के बाद भी एक साल ड्रॉप लेने लगे। जो यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी कर रहे थे 1980s 90s से, वो तो ड्रॉप लिया ही करते थे। दिल्ली का मुखर्जी नगर बहुत पहले से ही पॉपुलर है। तो हाँ, ये पैटर्न है इंडिया में कि करियर में एक साल ड्रॉप लेना थोड़ा कॉमन सा है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना है तो। लेकिन एक बात लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमार्केशन है 2020 का, दैट इज़ प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। तो प्री कोविड में हर चीज़ ऑफलाइन था, कोचिंग से लेके तुम्हारा क्लासेस से लेके जॉब्स, जॉब इंटरव्यूज़, हर चीज़ ऑफलाइन, तुम्हें इन पर्सन प्रेजेंट रहना था। और कोविड के बाद हर चीज़ ऑनलाइन हो गया, जहाँ पे तुम्हारे क्लासेस ऑनलाइन है, जॉब्स ऑनलाइन है, जॉब इंटरव्यूज़ ऑनलाइन है, कॉलेजेस भी ऑनलाइन हो जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ ऑनलाइन हो जा रहे हैं। ठीक, अब ये ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ लॉस हुआ लोगों का कोविड का पैंडमिक के ड्यूरेशन में, लेकिन बहुत सारी चीज़ नए आए जहाँ पे चीज़ों लोगों ने समझा कि ओके ये तो हम गलत कर रहे थे, या फिर इसे बेटर वे में, ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में किया जा सकता था। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एक साल का ड्रॉप ले रखा है, इसीलिए मैं बता सकता हूँ। और एक साल और ड्रॉप में ले सकता था, लेकिन बजाय ड्रॉप लेने के मैंने जॉब करते करते तैयारी करने का डिसीजन लिया। अगर तुम जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो थोड़ा दिन में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो वही बात है कि मैं हमेशा खुद ही, जितने मेरे व्यूअर्स या ऑडियंस हैं, मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि भाई सुनो उन्हीं का जिन्होंने वो चीज़ किया है जो तुम करना चाह रहे हो। फोकट का अगर कोई एडवाइस दे रहा है इमेजिनेशन और फैंटेसी के बेसिस में, या फिर उसे ऐसा लगता है, या फिर उसने ऐसा सोचा, या फिर उसने उसके चाचा के भतीजे से सुना, ये कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो मैं भी उसी सारे चीज़ों के बारे में बात करूँगा जिन सारी चीज़ों में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जैसे कि ड्रॉप। ठीक, तो मैंने खुद ड्रॉप लिया है प्री कोविड, और पोस्ट कोविड मैंने खुद ही ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, जहाँ पे मैं क्लासेस ऑनलाइन लेता था। बल्कि बिल्कुल कोविड के पैंडमिक के टाइम पे मैं क्लासेस ऑनलाइन ले रहा था, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया था। और उसके बाद जब मामला सॉर्टेड हो गया तो भी पता चला कि बहुत लोग अभी भी सारा पढ़ाई ऑनलाइन ही कर रहे हैं। अब ये पढ़ाई तुम्हारा कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर सीखना है उसका हो सकता है, तुम्हें करियर चेंज करना है उसका हो सकता है, या फिर मास्टर्स लेना है उसका हो सकता है, या फिर एमबीए करना है उसका भी हो सकता है, डेटा साइंस में कोर्स करना है उसका भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ है, लेकिन पॉइंट ये है कि बहुत सारे चीज़ ऑनलाइन हो गए हैं पोस्ट कोविड। अब इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने का पॉइंट क्या है कि अब ड्रॉप लेने का जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। ये पहले की तरह ड्रॉप जो एक नॉर्म बन गया था वो भी नहीं होना चाहिए। चलो अभी क्या होना चाहिए उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि पहले क्या होना चाहिए था और क्या आइडल था। जब सच में लोगों को अगर कोचिंग लेना है तो उन्हें
दिल्ली जाना है और वहाँ पे बैठ के 6 महीना पढ़ाई करना है और 1 साल का ड्रॉप लेना है, ऐसा होता था, ठीक है। इवन इन दैट केस वो लास्ट प्रायोरिटी होता था। जैसे मैं दिल्ली क्यों पहुँचा, मैंने 5 कैंपस प्लेसमेंट में अपना अपीयरेंस दिया था, ठीक है। 2 का शायद रिटन टेस्ट निकला था, 2 या 3 के इंटरव्यू में बैठा था, 1 या 2 के मैं रिटन में ही निकल गया था, ठीक है। मतलब डेल था, डेल का रिटन में C++ पूछे जा रहे हैं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे नहीं आता तो मैंने छोड़ दिया। फिर वेल्स फार्गो था, बैंक था, वो है अभी भी लेकिन उस टाइम पे क्वेश्चंस उसने कुछ कुछ पूछे, मेरा फर्स्ट राउंड निकला नहीं। फिर विप्रो के इंटरव्यू में गया, कैपजेमिनी के इंटरव्यू में गया और TCS के इंटरव्यू में गया। TCS का इंटरव्यू का अलग ही स्टोरी है, उसने पूरे कॉलेज को ही रिजेक्ट मार दिया, कुछ ऐसा कांड हो गया उस दिन। और वेल्स फार्गो विप्रो और कैपजेमिनी के मैं फाइनल इंटरव्यू राउंड तक पहुंचा था। मुझे अभी भी याद है कैपजेमिनी वाले पूछे जा रहे थे कि तुम क्यों करना चाहते हो, तुम PSU के लिए ट्राई करोगे, तुम गेट करोगे या फिर तुम गवर्नमेंट जॉब करोगे। मैंने बहुत सारा झूठ बोलने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें मेरी शक्ल पे ही दिखा हुआ था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और उस टाइम पे उन्हें रिजेक्ट मार दिया। विप्रो का अलग ही स्टोरी है, वहाँ तो बेसिकली मेरा सेकेंड राउंड इंटरव्यू हुआ ही नहीं था, ऐसे ही मतलब फर्जी में निकल गया वो, शायद मैं लास्ट ही कैंडिडेट था। तो ऐसा भी होता है कि लास्ट कैंडिडेट जो होते हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है। ये मैंने गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यूज़ में भी देखा है, प्राइवेट कैंपस इंटरव्यूज़ में भी देखा है। इसलिए भाई क्विक टिप है, अगर कैंपस इंटरव्यूज़ में बैठ रहे हो और कुछ वहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि धांधली चल रहा है, कि कुछ लोगों का सीनियर जूनियर से कनेक्शन है और पहले लोगों को, अपने दोस्त लोगों को भेजा जा रहा है अंदर, तो ध्यान रखना, अगर तुम शाम के 7 बजे पहुँचोगे वहाँ पे और उसका मतलब ऑफिस दुकान बंद करने का टाइम हो गया है इंटरव्यूअर का, तो वो तुम्हें इग्नोर करेगा, या फिर उस टाइम तक उन्हें पता होता है भैया हमारा कोटा पूरा हो गया, 150 लोगों को लेना था, ले लिया, अब इसका हम क्या करें, ठीक है। तो जल्दी घुसने की कोशिश करना। बार के इंटरव्यू में भी मैंने ये सारा चीज़ देखा है, बार के इंटरव्यू में, जहाँ पे इंटरव्यू बिल्कुल अलग ही लेवल का अलग ही होता है, जहाँ तुम्हें 1.5 घंटा बैठ के डिस्कशन करना होता है साइंटिस्ट लोगों के साथ, उसमें भी मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग डिसएडवांटेज में होते हैं अगर वो शाम के 6:30 बजे 7 बजे अंदर घुस रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना हुआ, थोड़ा तुम्हें ट्राई करना होता है कि लास्ट कैंडिडेट ना बनूँ, कई बार फर्स्ट कैंडिडेट भी ना बनूँ। तो ये सारे क्विक टिप है, बीच बीच में इंटरव्यू टिप्स दे देता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन फिर से पॉइंट पे आते हैं कि बैठा तो था मैं 5 इंटरव्यू में जितना हो सकता है। मुझे लगता है एक कंपनी बाद में कुछ सेल्स वाला आया था और इंडियन नेवी आया था, इंडियन आर्मी में भी मैं बैठा था 2 सेमेस्टर पहले। मतलब टोटल 6 जॉब के लिए मैंने अपीयरेंस दिया था। इंडियन आर्मी का मेरा इंटरव्यू भी निकल गया था, SSB फिज़िकल के लिए नहीं जा पाया क्योंकि गेट के साथ क्लैश कर रहा था, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मैंने सारे जॉब के लिए ट्राई किया था और उसके बाद कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जब मैंने इंटर्नशिप किया तो वहाँ से मुझे एक ऑफ़र आया था वर्बल, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का था, उसका पे बहुत कम था, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का तुम्हें वर्क नेचर अगर ना पता हो तो वो फुल टाइम एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय से थोड़ा बुरा होता है, कोई वीकेंड नहीं होता। और उस टाइम तक गेट का रिज़ल्ट भी आ गया था और मेरे 50 नंबर आ गए थे, और फिर मुझे थोड़ा बैलेंस देखना पड़ा। तो मुझे लगा कि नहीं, 1 साल और तैयारी करने में ही फ़ायदा है, इस टाइप का जॉब तो मुझे 6 महीना बाद में मिल जाएगा अगर गेट का फिर से कांड हो गया तो, ठीक है। तो तब जाके मैंने वो डिसीजन लिया कि हाँ मुझे ड्रॉप लेना है। तो कई लोग का बहुत ही नेचर बना रहता है कि तुरंत जज कर ले, तुरंत हाँ मुझे पता है तुम क्या हो, मुझे पता है तुमने ये किया, उसके वजह से मैंने ये किया ठीक। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कई बार तुम वो नहीं भरोसा करते जो सही है, कई बार तुम वो भरोसा करते हो जो तुम भरोसा करना चाहते हो, या फिर तुम्हें सच्चाई उसी में दिखता है जो तुम सच्चाई चाहते हो, जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है। तो जब ड्रॉप लेने का बात आता है तो इट इज़ ऑलवेज़ अ डिसएडवांटेज टू टेक अ ड्रॉप, और वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारा करियर होल्ड पे है। और जैसे जैसे टाइम पार होते जा रहा है, और स्पेशली कोविड में कई लोगों को एक मौका मिल गया, क्योंकि कोविड तो 1-2 साल लोगों को गोल हो गया है ना। तो उस टाइम पे लोगों को ऐसा भी लगा कि हाँ 1 साल 2 साल तो चलता है, वहाँ तो कोविड ने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन उसके बाद तुम वो सारी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो 2016 में 1 ईयर ड्रॉप बहुत ही कॉमन था, बहुत ही कॉमन, ठीक।
और उसके बाद 2017, 18, 19 तक मैंने जो देखा, क्योंकि उस टाइम तक मैं ऑनलाइन आ गया था, लोगों को गाइड करना स्टार्ट कर चुका था, तो उस टाइम तक देखा कि 2 ईयर ड्रॉप काफ़ी कॉमन हो गया अभी, ठीक है। बहुत लोग 2 साल ड्रॉप ले रहे हैं, काफ़ी कॉमन हो गया है। इंजीनियरिंग गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सब के डोमेन में बता रहा हूँ। यूपीएससी में तो सदियों से 3-4 साल ड्रॉप कॉमन था, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन एग्ज़ाम है। लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स में भी ये कॉमन होने लगा था। एसएससी, जेई, सीजीएल, ये सब के लिए भी ये 2 साल ड्रॉप कॉमन होने लगा था, ठीक है। मेरे खुद के दोस्त ने डीएमआरसी का 2 साल ड्रॉप लेके निकाला था, ठीक है। तो ये 18, 19, 2020 तक ये सारे कॉमन हो गए थे। फिर कोविड के बाद 3 साल ड्रॉप कॉमन हो गया, क्योंकि मेरे पास अब कॉल्स आ रहे हैं, लोग रीच आउट कर रहे हैं कि मैं 3 साल से ड्रॉप ले रहा हूँ। अभी कुछ पिछले 1 महीना, करीब 6 महीना, साल बराबर लोग आए जा रहे हैं जो 4 साल से ड्रॉप लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बोला ये तो भाई चरम सीमा अब तुम लोग पार किए जा रहे हो, कि मतलब क्या चल रहा है। 4 साल ड्रॉप मतलब 22 साल में तुमने ग्रेजुएट किया, तुम 26 साल तक एग्ज़ाम ही निकाल रहे हो। ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है? 4 साल का तुमने ग्रेजुएशन किया, 4 साल तक तुम एग्ज़ाम ही निकाल रहे हो उस ग्रेजुएशन का डिग्री के बेसिस का जॉब को। भाई वो भी छोड़ो, ग्रेजुएशन के बाद तो कम से कम तुम्हारे पास एक डिग्री है। मैं लोगों को देख रहा हूँ कि सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल के बाद जेई के लिए 3 साल ड्रॉप लिए हुए हैं, नीट के लिए 4 साल ड्रॉप लिए हुए हैं, ठीक है। एक भी साल कट ऑफ नहीं निकल रहा, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि इंक्रीमेंट इम्प्रूवमेंट कुछ दिख रहा है, ड्रॉप लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये पढ़ना है और मुझे और कुछ भी नहीं पढ़ना, मेरा पैशन है इसमें। करियर कब स्टार्ट करोगे, ये भी तो एक क्वेश्चन है। पैशन तो तुम्हारा ऐसा भी होता है, 18 साल की हुई तुम, मतलब जब मैं सीनियर सेकेंडरी वालों को बात कर रहा हूँ, 18 साल की हुई, तुमने कभी कुछ एक्सपीरियंस लिया नहीं है, ना ही मोस्ट लाइकली तुमने किसी ऐसे से बात किया है जो एक्चुअली वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा पैशन ये है, बेस्ड ऑन जो भी तुमने यूट्यूब और ऐसे सोशल मीडिया में देखा, या फिर जो सुना, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने जो बोल दिया, या फिर शर्मा अंकल का बेटा ने जो किया वही तुम्हारा पैशन बन गया। ऐसा भी तो हो सकता है। पैशन तो वो तुम्हें तब समझ में आता है जब तुमने एक्सपीरियंस किया हो। जैसे मैंने फैक्ट्री में कदम रखा और मैंने बड़े बड़े मशीन देखे तो मुझे समझ में आया कि ओके वो मेरा पैशन है, ठीक है। मैंने इंजन खोल के देखा तो मुझे समझ में आया ओके वो मेरा पैशन है। लेकिन तुमने अगर कुछ किया भी नहीं है तो ये भी अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि तुमने सच में वो एक्सपीरियंस किया है कि किसी बोलने में और किसी ने कह दिया ये बहुत अच्छा करियर है, उससे वो तुम्हारा पैशन बन गया। जैसे कुछ लोग गेट का तैयारी करते थे तो वो बोलते थे कि ओएनजीसी मेरा पैशन है। तो ओएनजीसी में क्या है भाई, वो तो तुम रिग में जाके तेल निकाल रहे हो, ठीक है। अब ये मैं नहीं बोल रहा कि उसमें इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग है। मेंटेनेंस का जॉब जो होता है वो तुम्हारा पूरा टरबाइन, कंप्रेसर, पंप वम्प सब खोल के वो पूरा प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, हाथ में ग्रीस लगा के काम करते हैं, ठीक है। वो एक बात है। लेकिन कुछ लोगों का वो पैशन, उन्हें पता भी नहीं है क्या काम होता है, उन्हें पता भी नहीं है रिग में जाना होता है या फिर क्या करना होता है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो पैशन इसलिए है क्योंकि वो पीएसयू सबसे ज़्यादा पे करता है। कम से कम 2016 में ये था कि हाँ ओएनजीसी सबसे ज़्यादा पे करता है, और ये रियलिटी भी था, ठीक है। वो बार्क से भी ज़्यादा पे करता है, इसरो से भी ज़्यादा पे करता है, बहुत अच्छा पे करता है, ठीक। तो अब वो तुम्हारा पैशन इसलिए है बस क्योंकि वो तुम्हें पे बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप से थोड़ा पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें पता भी है कि नहीं, कि तुम बस किसी के इन्फ्लुएंस में आके बस एक मन बना के बैठे हुए हो। जैसे एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पैशन है आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स करना, ठीक है। अब वो क्यों है? क्योंकि मुझे डिज़ाइन में मास्टर्स करना है। वो क्यों है? क्योंकि भाई मुझे खुद से कुछ क्रिएट करना है, ये मेरा पैशन था, ठीक है। वो तो मुझे बाद में पता चला, करीब 5 साल बाद पता चला कि भाई डिज़ाइन में तुम मास्टर्स कर भी लो तो ऐसा कुछ तुम बना नहीं लेते वहाँ पे, तुम बस अपना एक्सटेंड कर रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, और तुम्हारा मशीन डिज़ाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स और सॉलिड थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हो, कुछ प्रोजेक्ट में काम करते हो जिसमें प्रोफेसर काम कर रहा है, उसके बाद शायद तुम पीएचडी करो, उसमें भी तुम प्रोफेसर का ही एक्सटेंशन काम कर रहे होते हो, उसके बाद शायद तुम पोस्ट डॉक करो, और उसके बाद तुम एक लैब में काम कर रहे होते हो, उसके बाद शायद तुम प्रोफेसर बन जाओ, फिर तुम अपना खुद का प्रोजेक्ट लीड कर रहे होते हो। तो आइडिया ही कुछ और चल रहा था कि मैं तो भाई ये बना दूंगा, मैं तो कोई एक नया इंजन बना दूंगा, या फिर मैं तो कुछ एक इक्विपमेंट बना दूंगा, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था कि मास्टर्स में एक्चुअली क्या होता है। वो तो मैं गलती से फिर पहुंच गया बीएआरसी ट्रेनिंग स्कूल में, जहाँ पे सच में मास्टर्स का प्रोग्राम चल रहा था न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, और वो मुझे करना पड़ा क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉयमेंट था। तब मुझे समझ में आया कि मास्टर्स ऐसा होता है। तो फिर ये भी तो पूछो
कि क्या सोच के तुम वो सारे डिसीजंस ले रहे हो, कि बस तुम्हें लगता है, किसी ने बोल दिया और किसी ने तुम्हें समझा दिया। जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं इसरो का जॉब तो मेरा पैशन है, ठीक है। उसके बाद मेरे किसी एक वीडियो में मैंने बताया इसरो का बेस पे 56,000 होता है, उस पर TA HR ये सब मिला के 80,000 बनेगा अगर तुम बैंगलोर में रहोगे। अगर तुम कलपक्कम, सॉरी इसरो तो कलपक्कम में नहीं है, बाहर के, अगर तुम श्रीहरिकोटा में रहोगे, महेंद्रगिरी में रहोगे, तो तुम्हारा ऐसा पे कुछ 58,000 ऐसा कुछ 60,000 ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि तुम्हारा NPS कटेगा और तुम्हारा ये सारे चीज़ है। और अगर तुम खुद का अपार्टमेंट ले रहे हो तो ठीक है तुम्हें मिलेगा HRA, और अगर तुम क्वार्टर ले रहे हो, गवर्नमेंट वो वाला क्वार्टर नहीं गवर्नमेंट का क्वार्टर रहने वाला ले रहे हो, तो तुम्हारा ये सब HRA भी कट जाएगा। पता नहीं TA का क्या सीन था, TA भी कट जाएगा क्योंकि तुम्हें बस मिलता है, ठीक है। तो ये मिला जुला के हो सकता है तुम्हारे अकाउंट में 52,000 है ना। तो लोग अब ये मेरा पैशन नहीं है, क्यों अबे इतना कम पैसा क्यों दे रहे हो। मतलब तुम्हारा पैशन भाई रॉकेट इंजन में था कि तुम्हारा वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का टैग और वहाँ का तुम्हारा सैलरी में था, और तुम्हें किसी ने बता दिया भाई गवर्नमेंट जॉब में तो तुम बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हो, बिल्कुल सिक्योरिटी है। मतलब एक आइडियल बना दिया गवर्नमेंट जॉब में, भाई सेफ्टी भी है, पैसे भी बहुत हैं, इज्जत भी बहुत है, सब कुछ है इसमें। किसी भी जॉब में सब कुछ नहीं होता, ये तो तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि जिसने तुम्हें बताया उसने खुद किया नहीं और तुमने सोचा कि हाँ उसी को सब कुछ आता है। तो तुम अपने जो डिसीजंस ले रहे हो वो किसके बेसिस पे ले रहे हो वो तो सोचो सही। अगर तुमने ये बना लिया मन कि मुझे IIT ही जाना है, क्यों मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है, क्यों कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, आगे क्या करना है, तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना, तुम्हें इंजीनियरिंग भी करना है कि नहीं करना है, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं करना, तुम्हें सिविल करना है कि नहीं करना। उसके बाद हाँ भाई जो भी इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है वो कर लेते हैं, इससे अच्छा तुम प्राइवेट कॉलेज में जाओ और जिसमें सच में इंजीनियरिंग करना है, मैकाट्रॉनिक्स में करना है, करो उसमें। लेकिन मैकाट्रॉनिक्स में स्कोप नहीं है, अभी तुम अच्छे से करो तो वहाँ पे लोग हैं नहीं जो मैकाट्रॉनिक्स जानते हैं, तुम अच्छा से करो, तुम ऐसा इंजीनियर बनो जो मैकाट्रॉनिक्स का मास्टर है। उसके बाद देखो तुम्हें कैसे बड़े बड़े कंपनीज उठाते हैं, तुम्हें बॉश उठा लेगा, ठीक है। लेकिन बात वही है कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो वो किसके बेसिस पे ले रहे हो वो समझना बहुत ज़रूरी है। और वो सोचो, हमेशा हम क्या बात करते हैं फर्स्ट एजम्पशन के बारे में, ठीक। तो तुम्हारे यहाँ फर्स्ट एजम्पशन ही गलत है। जैसे तुम्हारा फर्स्ट एजम्पशन है कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, क्या पता वो एजम्पशन ही गलत है, क्योंकि तुम्हें फिर क्वेश्चन पूछना होगा क्यों, कहाँ से आया भाई ये आइडिया। ओके मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन गया, इमेजिनेशन है ना तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने सोचा बन गया, अब मेरा डे टू डे लाइफस्टाइल कैसा रहेगा। मैं गूगल में काम कर रहा हूँ, ओके सुबह उठा और बहुत सारे पैसे आ गए बस ये यहीं पे एंड हो जाता है, ठीक है, मैं 1 करोड़ का पैकेज लूँगा। बट ये तो सोचो सुबह उठा क्या किया, उसके बाद दिन भर क्या किया, और कैसा तुम्हारा लाइफ रहेगा। वो तुम्हारा 8 घंटा डेली का, ठीक है। मुझे ये पता था मेरे को इसरो में जाना है, 8 घंटा क्या है भाई, मेरा रॉकेट इंजन्स में काम करना है या फिर प्रोपल्शन में काम करना है या फिर कुछ भी एरोस्पेस रिलेटेड मुझे मिल जाए जो तुम्हारा स्पेस साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो फिर मैंने वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, फिर भी मैंने ड्रॉप नहीं लिया। जब मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये करना है और एग्जैक्टली ये करना है, फिर भी मैंने ड्रॉप नहीं लिया। अब ड्रॉप लेने का मैं तुम्हें बताता हूँ ड्रॉप क्यों नहीं लिया। जिसे स्टोरी नहीं पता है, देखो भाई मैं उस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में था, मेरा सिलेक्शन हो गया था एज अ साइंटिफिक ऑफिसर BARC में। तो BARC का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 1 साल का तुम्हारा ट्रेनिंग खत्म होगा, वहीं पे मेरे को मास्टर्स का एक्सपोजर मिला। और जब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाता है तब तुम्हारा पोस्टिंग होगा बेस्ड ऑन योर रिलेटिव परफॉर्मेंस इन दैट ट्रेनिंग स्कूल कंपेयर टू अदर ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर्स इन योर प्रोग्राम इन योर बैच, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पे हूँ ऑलरेडी और मैं तैयारी कर रहा हूँ इसरो में घुसने का, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम का। लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूँ भाई ये जॉब छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड है, जितना भी मैं कमाऊँगा जब मैं रिज़ाइन मारूँगा वो सारे वापस देने होंगे। और ऑब्वियसली बात है वहाँ रहने का और खाने का खर्चा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे थोड़ा ज़्यादा करके, जो उसका एग्जैक्ट जितना मंथ वो तुम्हें पे करते हैं ना, एग्जैक्ट उसको 12 महीना पे किया तुम्हें, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया मंथली सैलरी और उसमें ऐड कर दिया इंटरेस्ट, 11% 12% इंटरेस्ट ऐड कर दिया। उसके बाद वो सारे पैसे तुम्हें वापस देने पड़ेंगे जब तुम रिज़ाइन करोगे, ठीक है। ये एकदम फिक्स्ड रूल है उनका बॉन्ड का, ठीक। तो
मेरे को पता था बॉन्ड है, रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन ये तो समझाओ मुझे कि अगर मैं छोड़ देता हूँ ये जॉब तो मैं किधर जाऊँ? 2 साल हो गया मेरे को ग्रेजुएट किए हुए, मैं कहाँ घर जाऊँ? और फिर मेरा रहने और खाने का कौन देखेगा? पापा। और मेरे एज क्या हो रहा है, 24। और फिर मतलब इस एज में मैं सब कुछ अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, है ना? अभी कुछ टाइम पहले फिर से एक 1-on-1 कंसल्टेंसी में मैं एक बंदे से बात कर रहा था जो एनआईटी से निकला हुआ है, अच्छे एनआईटी से, एग्जैक्ट नाम नहीं लूँगा, उसे पॉइंट आउट नहीं करूँगा, ठीक है? अच्छे एनआईटी से ग्रेजुएट किया, बीटेक लेके। मटका वाली बात मत करना, कुछ लोग तो अपने आप को मास्टर्स आईआईटी से कर लिया तो अपने आप को आईआईटीएन बुलाने लगते हैं, ठीक है? तो एनआईटी से उसने ग्रेजुएशन किया, अंडर ग्रेजुएशन ब्रांच किया था उसका, ब्रांच बता सकता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब ब्रांच भी अच्छा है, ठीक? मैकेनिकल था, सिविल था, शायद सिविल था, सिविल भी ब्रांच अच्छा है, ठीक है? हाँ, सिविल ही था। तो फिर उसका सिविल में अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अच्छे एनआईटी से, और उसके बाद उसे कैंपस प्लेसमेंट मिला, अच्छा एनआईटी है, अच्छा जॉब है, 2-3 कैंपस प्लेसमेंट मिला, उसमें से शायद एक उसने पिक किया, मुंबई में पोस्टिंग है उसका, और अच्छा खासा कमा रहा है। आई थिंक उसका पे ही कुछ ऐसे 50,000 ऐसे कुछ से स्टार्ट हुआ था उसका, शायद उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मुंबई के हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है। फर्स्ट जॉब है उसका, कोर में जॉब है, ठीक? 3 महीने से वो काम कर रहा है, और उसके बाद उसने फाइनल ईयर में गेट भी निकाल लिया, कुछ हज़ार के आसपास उसका रैंक भी आया, और ऑब्वियसली फर्स्ट अटैम्प्ट में उसने गेट निकाल लिया फाइनल ईयर में ही, तो उसका है अच्छा कि हाँ और एक बार ट्राई करूँ, और भी अच्छा करूँ, 1000 ऑलरेडी ले आया है तो एक बार और ट्राई करूँ और निकाल के ख़त्म करूँ, और या तो पीएसयू ले लूँ, बार के इसरो, डीआरडीओ, इसमें सिलेक्शन ले लूँ, या फिर कुछ मास्टर्स ले लूँ टॉप लेवल का, आईआईएससी, आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे टाइप्स। चलो ठीक है। अब मैंने उससे पूछा कि ऑलरेडी तुम्हारा 1000 रैंक आ रखा है, ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। उसने बोला कि हाँ, कुछ कुछ सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट, चलो 10% सिलेबस रह गया उसका जो पिछले बार नहीं कंप्लीट किया था, वो भी उसने आखिरी 4-5 महीने में कंप्लीट कर दिया। मेहनती लड़का है, बहुत ही अच्छा से पढ़ाई करता है, ठीक है? तो अब उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ये जॉब में तो काफ़ी प्रॉब्लम है, मेरे को शो अप करना पड़ता है 9 to 5, और ये प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर जॉब के बारे में बात करूँ तो जॉब ऐसे ऐसे होते हैं जो 9 to 9 चलता है, साइट वर्क चलता है, और उसके बाद नाइट शिफ्ट भी चलता है, ठीक है? तो ये 9 to 5 तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उसे प्रॉब्लम लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये उसका पहला जॉब है। अभी तक उसने क्या किया, कोटा गया, आईआईटी जेईई का तैयारी किया, अच्छा परफॉर्म किया, एनआईटी ले लिया, उसके बाद कॉलेज में अच्छा से पढ़ाई किया, सीजीपीए अच्छा किया, और उसके बाद गेट का एग्ज़ाम का तैयारी किया, वो भी निकाल लिया उसने, और अब वो जॉब के लिए जा रहा है। तो अभी तक ये काम उसने पहले नहीं किया था, जहाँ पे उसका एक बॉस है, जहाँ पे उसे बताया जा रहा है कि ये करना है, और ये करियर में वो नया है, ही इज़ एमेच्योर। पहली बार काफ़ी टाइम के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, उसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो अब वो सोच रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये जॉब छोड़ता हूँ और एग्ज़ाम का तैयारी करता हूँ, और उसके बाद फाइनल एक अच्छा पीएसयू, एक अच्छा जॉब लेके चलता हूँ, ठीक है? वो भी सही है, ठीक। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ऑलरेडी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुम्हारा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बचा हुआ है, ये तुम जॉब के साथ क्यों नहीं कर सकते? नहीं, मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने बोला कि यार जॉब के साथ नहीं हो पाएगा। अच्छा, उन सीनियर्स का जॉब के साथ हो पाया? नहीं, उनका भी नहीं हो पाया। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो ये बोलेंगे कि तुम्हारा भी नहीं होगा। अरे उनके पर्सपेक्टिव से नहीं हुआ तो अब उन्हें ऐसे ही लगता है कि नहीं होगा। अब मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जॉब लेके न्यूक्लियर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स करते करते इसरो में ऑल इंडिया रैंक 4 ला सकता हूँ, तो अगर तुम मुझसे आके पूछोगे तो मैं यही बोलूँगा हो सकता है, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से हो गया। तो तुमने तो अपना पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं है, तुमने खुद ट्राई किया ही नहीं है। और मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है लोगों को कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गाइड करने में, मुझे पता है होता है कि किसका निकलेगा किसका नहीं निकलेगा। अभी एक और लड़का आया था, उसका फैमिली बिजनेस था, 3 साल से गेट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा है, ठीक? और उसका हर बार ऐसे कुछ 15, 16, 17, 19 नंबर आ रहा है, मतलब क्वालिफाई भी नहीं हो रहा उसका। तो उसने बोला, मुझसे पूछा, आशीष मुझे सच सच बताओ, मुझसे एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मैंने बोला यही तैयारी रहा तो तुमसे नहीं निकलेगा, दे दो 24 भी दे दो, 25 भी दे दो। अगर तुम्हें सच में ये एग्ज़ाम निकालना है तो कुछ बहुत ही ज़्यादा बदलना चाहिए। मैंने पूछा बदलेगा कुछ? तुम ऐसा कुछ करोगे
कि अलग से एक रूम लेके बैठा हुआ हूँ और दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ बदलेगा? उसने बोला आशीष लगता नहीं है कि कुछ बदलेगा। तो मैंने बोला छोड़ दो एग्ज़ाम का तैयारी, तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, उसमें तुम्हारा ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उस पर फोकस करो। बोलता है कि मुझे टीचिंग में भी इंटरेस्ट है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, टीचिंग में इंटरेस्ट है तो धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट करो, या फिर कोई मास्टर्स पकड़ लो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो, जॉब ले लो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो वहाँ पे। एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी नहीं होता एक्सपीरियंस लेने के लिए, ठीक है? और तुम्हारा इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मत निकालो। और ये मुझे पता होता है बेस्ड ऑन तुम्हारा अभी तक, स्पेशली अगर तुमने कुछ अटेम्प्ट्स दे दिया तो मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारा क्या सीन है और तुम कितना ग्रो कर पाओगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितना ला पाओगे। ऑब्वियसली बात है एक्सेप्शन हो सकता है, और मैंने ये भी बोला और एक्सेप्शन तभी होगा अगर तुमने कुछ बहुत ही गजब से डिफरेंट किया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो भाई, कुछ बहुत ही अलग अतरंगी कर दिया तुमने तो हो सकता है, अगर करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया तो ये बताओ कि क्या डिफरेंट करोगे। अगर तुम्हारे पास उसका आंसर है तो बता दो, ये बता दो कि इस बार ऐसा क्या डिफरेंट हो गया कि तुम कुछ डिफरेंट करोगे। अगर उसका आंसर है तो मुझे बता दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना करियर में डिले कर रहे हो, ठीक है? तो ये भी मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा ये एग्ज़ाम में चांसेस बहुत ही कम है। तो इसीलिए उसका पोलर ऑपोजिट, मैं जब इस लड़के को देख रहा हूँ एनआईटी वाले लड़के को, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा चांसेस बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देना है। अगर तुम दिन भर अभी बैठ के, लेटर से दिल्ली में किसी रूम में बैठ के अगर दिन भर दे रहे हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तुम्हारे पास दिन में 15 घंटे हैं और तुम्हें दिन में मुश्किल से 5 घंटे देने का ज़रूरत है, अभी अगर तुम 4-5 महीना लगा दोगे तो। और सबसे बड़ी बात है कि तुम कर सकते हो, उसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन बात है कि तुम्हें बेस्ट केस सिनेरियो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जॉब कोर में है, तुम ऑलरेडी एनआईटी के ग्रेजुएट हो, तुम्हें एनआईटी का एक्सपीरियंस मिल गया और उसके बाद तुम्हें जॉब भी कोर में एक्सपीरियंस मिल गया। अब तुम अगर गेट निकाल लेते हो और फिर तुम कोर गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो तो सोचो कि यू विल बी वन ऑफ अ काइंड, यू आर व्हाट आई कॉल द गोल्डन गूस कि यू आर गोल्डन इन योर करियर। तुम्हें हर कोई सॉर्ट आउट करेंगे। तुम मास्टर्स कर लो, यू आर स्टिल गोल्डन। तुम एमएस अब्रॉड के लिए चले जाओ, देन ऑल्सो। अभी मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा कि आईआईटी से निकले हैं, ठीक है, आईआईटी से निकले, उसके बाद ड्रॉप ले लिया। गेट और इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, तुमने गोल्ड मेडल ले आया, ब्रॉन्ज मेडल ले आया, सिल्वर मेडल ले आया, तुमने ओलंपियाड निकाल लिया, तुम बचपन से टॉपर थे, इस एग्ज़ाम को फ़र्क नहीं पड़ता। दिस एग्ज़ामिनेशन इज़ रूथलेस। और वहाँ पे तुम जाओगे, उस दिन तुमने परफॉर्म किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो आईआईटी से हैं, ड्रॉप लेके बैठे हुए 2 साल, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरा दुनिया भूल जाएगा तुम आईआईटी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। बात ये है कि तुम्हारा 2 साल से गैप है। तो पॉइंट ये है कि तुम्हारा एग्ज़ाम निकल गया तो सही है, और नहीं निकला तो इतना सारा प्रॉब्लम है तुम्हारे करियर से रिलेटेड। देयर आर केसेस जहाँ पे तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए और सेंस भी बनता है, लेकिन वो केसेस ऐसे कुछ होते हैं। अभी उस लड़के को भी मैंने ये बोला, देखो भाई, तुम्हें जॉब छोड़ के अभी 2 महीना में जॉब छोड़ना है, छोड़ दो, ये जॉब तुम्हारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेगा, और तुम बैठ के तैयारी कर लो। तुम्हारा एग्ज़ाम निकल गया, अच्छी बात है, लेकिन वो एक दिन का बात है, गड़बड़ हो गया और प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुमने जॉब के साथ ये करना है, बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है तुम्हारे अभी तक जितना भी तैयारी है उस केस में तुम्हारा जॉब के साथ निकल सकता है। निकल गया बेस्ट केस सिनेरियो, एक्सपीरियंस भी बिल्ड हुआ 1 साल, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम तुम्हारा फरवरी में ख़त्म, ज्वाइनिंग कोई भी जॉब का तुम्हारा अगस्त में आएगा। तो मान लो तुमने गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, बहुत ही अच्छा, ऑल इंडिया रैंक 10 ले आए, फिर भी फरवरी से लेके अगस्त तक क्या करोगे? बैठे रहोगे? ऐसा तो नहीं है तुम्हारा जॉब तुम्हें वापस ले देगा और बोलेगा आ जाओ भाई 6 महीने का एक्सपीरियंस और ले लो। इनकम है नहीं कुछ, ठीक है, तो तुम मोस्ट लाइकली घर जाओगे। तो वो तुम्हारा गैप बन रहा है। थोड़ा बहुत इंटरव्यूज़ का तैयारी किया, इंटरव्यूज़ में बैठ गए, रैंक तो अच्छा है ही, जॉब हो गया, अगस्त से तुम्हारा ज्वाइनिंग हो गया। अब तुम्हारा बीच में जो एक्सपीरियंस बिल्ड हो सकता था वो बिल्ड नहीं हुआ, ठीक। अब देखो, जॉब करते करते तुमने अगर मान लो कि एग्ज़ाम दिया और वो निकल गया तो बात कर लिया, नहीं निकला, ठीक, अब कोई टेंशन की बात नहीं है, तुमने अपना बेस्ट दिया, तुमने अपना प्रैक्टिस भी कर लिया, इस बार तुम्हारे 15 नंबर ज़्यादा भी आए इस बार पिछले बार से, ठीक है। अब तुम अपना जॉब कंटिन्यू करोगे, जाके जून जुलाई में जॉब छोड़ दोगे।
अब तुम्हारा 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो काउंट करेगा। और अब तुमने ड्रॉप लिया ना, ये ड्रॉप के लिए तुम्हें पेरेंट्स के पास पैसे लेने के लिए नहीं जाना होगा। तुमने जॉब किया तो पैसे कमाए, पैसे तुमने सेव किए, अब तुमने जॉब क्विट किया, अपने खुद के पैसे पे तुम तैयारी करोगे। ऐसे भी बहुत लोग ने किया था मेरे बैच में, हम दिल्ली में बैठे हुए थे, बहुत लोग थे जॉब छोड़ के आए थे, और ये काफ़ी कॉमन है। इस केस में सेंस बनता है ड्रॉप लेना। तुमने 2 अटेम्प्ट सॉलिड दिया, बहुत ही अच्छे से तुम्हारा तैयारी हो गया, अब तुम ड्रॉप करोगे 5th ईयर में, फाइनल अटेम्प्ट दोगे, पक्का तुम्हारा होगा और तुम्हारा करियर बहुत ही एडवांटेज में। अगर नहीं भी हुआ, मान लो तीसरी बार, और ऐसा भी हो सकता है, मैंने क्या बोला, ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत ही रूथलेस है, मान लो नहीं भी हुआ तो भी तुम्हारा जॉब का एक्सपीरियंस है, तुम वापस जा सकते हो। समझ रहे हो? तो इसीलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ड्रॉप लेना सोल्यूशन है, सोचो पहले ढंग से। कई लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें लगता है कि हाँ ड्रॉप ले लूँगा तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व। उन्होंने आज तक एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, उन्हें पता भी नहीं है ये एग्ज़ाम कैसा जानवर है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने सोचा, ऐसे बहुत लोग ने किया था जो बीटेक के जस्ट बार ड्रॉप लेते हैं ना, जो अपने फाइनल ईयर में अटैम्प्ट भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि मैं ड्रॉप लेके अटैम्प्ट दूंगा, अभी देने का कोई मतलब नहीं, अभी कैंपस प्लेसमेंट है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता, मैं ड्रॉप लेके एग्ज़ाम दूंगा। ठीक है, बहुत लोगों के माइंडसेट में था। एक तो इतना टैलेंटेड बंदा था, मैं जब इसरो में जस्ट ज्वाइन किया था उस टाइम पे मेरा उस बंदे से बात होता था, वो कॉलेज का टॉपर था, और मैंने बोला भी कॉलेज में टॉप करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये कॉलेज तुम्हें प्लेसमेंट नहीं देगा। वो 2nd ईयर से ही उसने गेट का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, उस टाइम पे 3rd ईयर में अटैम्प्ट नहीं दे सकते थे। तो उसने सब कुछ पढ़ लिया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही था, इंजीनियरिंग सर्विसेज कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, लेक्चर्स देख लिए, सब कुछ। उतना मतलब फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से भी नहीं आता था, तो फ्री का जितना मटेरियल था सब कुछ देख लिया, तैयारी बहुत सॉलिड। और उसके बाद मैंने उसे बोला कि भैया गोल्ड मेडल लेने से कुछ नहीं होगा कॉलेज में, गेट पे फोकस करो। उसने बोला नहीं, मुझे गोल्ड ही लेना है। उसने गोल्ड ले लिया, एग्ज़ाम गया उसका, और उसके बाद उसने बोला कि मैं ड्रॉप लेके करूँगा। भाई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ड्रॉप लेने का, जब तक ज़रूरत नहीं है, तुम कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर रहे? अगर ड्रॉप लेना पड़ रहा है, वर्स्ट केस सिनेरियो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तुम ड्रॉप ले रहे हो, तो वो दिक्कत है। देखो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ और अब तुम्हें ड्रॉप लेना होगा क्योंकि तुम्हारे पास जॉब ही नहीं है, तुम करोगे तो क्या करोगे? ठीक है, उसमें तुम्हारी गलती ये है कि तुमने फाइनल ईयर में अटेम्प्ट नहीं किया, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है, वो तुम्हें आखिरी मोमेंट में जाके तो नहीं पता चला। तो तुम्हें फाइनल ईयर के लिए भी गेट के लिए अटेम्प्ट करना था, जैसे कि मैंने किया। ठीक है, तो वो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने बहुत ही लगातार तगड़े तरीके से 2 साल से गेट के लिए तैयारी किया, अटेम्प्ट लिया, नहीं भी निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता तो है ये एग्ज़ाम क्या है। अभी कुछ लोगों को पता ही नहीं है ये एग्ज़ाम क्या है, और ये मैंने बहुत लोगों को देखा था जब मैं दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के तैयारी कर रहा था ना, मैं तो फिर भी 50 नंबर ला के वहाँ पहुँचा था। बहुत लोग क्वालिफाई भी नहीं हुआ, पता भी नहीं है, एग्ज़ाम दिया भी नहीं, और वो यहाँ पे आके सेमेस्टर एग्जामिनेशन का तैयारी वाला रूटीन लगा रहे थे। मेहनत भी किया बहुत, सो भी नहीं रहे हैं, खा भी नहीं रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है एग्ज़ाम क्या है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम कॉलेज हो या जॉब हो, एक बार दे के तो देख लो कैसा होता है। और इसीलिए वो NIT वाले एग्ज़ाम्पल में अगर तुमने एक बार और तुम ले गए और तुमने तैयारी कर लिया, और तुम्हारा चांसेस भी है कि साथ में निकल जाए, क्योंकि तुम्हें मुश्किल से 10 नंबर और लाने हैं पिछले बार से, जो तुम्हारे प्रैक्टिस से और रिविजन से हो जाएगा। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, भाई मुझे पता है क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम में जो तुम्हें आता था लेकिन नहीं बना, करेक्ट? तुम बोलोगे सिली मिस्टेक, जो भी बोलना है बोल लो, केयरलेसनेस बोलना है। पॉइंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो तुम सही कर सकते थे, नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुम्हारे 10 नंबर कम आए, करेक्ट? ये सारे स्टूडेंट्स का किस्सा यही है जिनका एग्ज़ाम नहीं निकलता। उसके लिए क्या करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस से वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ मेरे साथ इसरो एग्ज़ाम में 2 बार हुआ था, तीसरे बार में जाके निकल गया। तो मुझे पता ही है सारी चीज़, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से मैं बोल सकता हूँ किस केस में ड्रॉप लेना सेंस बनता है, किस केस में नहीं बनता। ठीक है, लेटर से तुमने 3rd ईयर में अटैम्प्ट दिया गेट का, 4th ईयर में फिर से अटैम्प्ट दिया, 4th ईयर में 70 नंबर आ गए, PSU के लिए 75 नंबर चाहिए, 5-10 नंबर तो तुम आराम से उठा ही लोगे। ठीक है, ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम्हें कोई कोर कंपनी में प्लेसमेंट मिल गया और तुम उसमें काम करते करते भी वो 5-10 नंबर ला सकते हो, तो वो क्यों नहीं कर रहे? वाई आर्ट यू टेकिंग बेस्ट केस सिनेरियो? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम वो नहीं कर सकते जॉब के साथ? कितने लोगों ने जॉब के साथ किया है,
बड़े बड़े जॉब के साथ किया है, बहुत ही टायरिंग जॉब्स के साथ ये सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, नाइट शिफ्ट वाले जॉब्स के साथ ये एग्ज़ाम निकाले हैं। तो करने को तो कर सकते हो, और अगर नहीं भी कर पाए तो उसके बाद ड्रॉप ले लेना, किसने रोका है। पॉइंट ये है कि इंडिया में क्या हो रहा है कि लोगों का करियर स्टार्ट ही नहीं हो रहा। जैसे मैंने उस नीट वाली स्टूडेंट से पूछा जिसने 4 साल ड्रॉप ले रखा है, मैंने पूछा उससे कि तुम्हारा एज क्या है अभी, उसने बोला 22 साल। ऑब्वियस सी बात है, 18 में उसने सीनियर सेकेंडरी कंप्लीट किया और 4 साल से ड्रॉप ले रही है, तो 22 साल की हो गई। मैंने बोला कि ठीक है, जब भी तुम्हारा MBBS कंप्लीट होगा 5 साल के बाद, जो भी तुम्हारा उसके बाद MBBS के बाद जो भी होता है पोस्ट, जो भी बहुत सारे डिग्री होते हैं, मैं मेडिकल से नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन इतना तो सबको पता है, तुम भी इंजीनियर हो तो तुम्हें पता है कि मेडिकल डिग्री बहुत ही लंबा होता है। तो मान लो तुमने जो भी किया 27 साल के एज में तुमने एक डिग्री लिया पहला वाला, ठीक है, तुम्हारे कंपैरिजन में मार्केट में जो बाकी सारों ने उस डिग्री को लिया उसका एज क्या होगा, तुमसे गारंटीड 2 से 3 साल कम होगा, राइट, जिन्होंने पहले ले लिया। ठीक है, वो तुम ये भी बोल सकते हो ये तो नॉर्म बन गया, तो वो नॉर्म सही नहीं है, ठीक है। अगर सबका करियर 4 साल पीछे जा रहा है तो वो कोई सही अच्छी बात नहीं है। और बहुत लोगों का होता है कि ये सेटल होना और बच्चे करना इन सबसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों का होता है कि हाँ होना है भाई सेटल, 30 तक मुझे सेटल होना है, 32 तक मुझे बच्चे चाहिए, और ये सारे चीज़ें हैं उनके। उनका क्या होगा अगर वो ऐसे ड्रॉप्स लिए जा रहे हैं, वो कब तक जाके सेटल होंगे, तुम ये बताओ। और गवर्नमेंट जॉब में ये भी चीज़ समझ लो, तुम्हें अगर दिख रहा है कि तुम्हें पूरा करियर गवर्नमेंट जॉब में निकालना है, तो तुम अगर 4 साल लेट हो, यानी कि एक प्रमोशन कम में तुम रिटायर करोगे। ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे रिटायर नहीं करना था गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन बहुत लोग होते हैं जिन्हें अपना पूरा करियर दिखता है गवर्नमेंट जॉब में। याद रखना ये चीज़, अगर तुम 2 3 4 साल ड्रॉप ले लेके अगर उसमें घुस भी जाते हो तो तुम एक पोस्ट नीचे रिटायर करोगे। ये गवर्नमेंट जॉब में जनरली प्रमोशंस तुम्हारे 3 4 साल में होते हैं, ठीक है, बाद का प्रमोशन और थोड़ा देर में होता है। लेकिन अगर तुम घुस ही रहे हो इतना लेट तो फिर ये दिक्कत है, समझ गए। तो ये जो प्रॉब्लम है, करियर जो लोगों का स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ये बहुत ही बड़ा समस्या है, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो चाहते हैं कि तुम बैठ के उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट लेते रहो। और इसीलिए जो बड़े बड़े मीडिया खुल चुके हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, क्योंकि उन्हें आउटलेट चाहिए अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं करूँगा तो लोग सुनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं तो आके 1 महीना में एक बार बात कर लेता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब स्टूडेंट्स मेरे सेमिनार में आते हैं या फिर मुझसे पर्सनली बात करने आते हैं या फिर DM करते हैं, ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं नहीं चाहता कि तुम पे करके मेरे पास आओ और मैं तुम्हें यही चीज़ बताऊँ, इसीलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ तुम्हें कि ये मेरा स्टैंड पॉइंट है, और इस रीज़न से ये मेरा स्टैंड पॉइंट है। इन एक्सपीरियंसेस के वजह से मैं बोल सकता हूँ ड्रॉप शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में ही तुम्हें ड्रॉप लेना होता है। अगर तुम किसी भी सीन में अगर तुम अवॉइड कर सकते हो उसे अवॉइड करो, और किसी भी तरह से अपना करियर स्टार्ट करो। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं 24,000 के लिए तो मैं काम नहीं करूँगा, काम करूँगा तो गवर्नमेंट जॉब में काम करूँगा, सीधा मैं 80,000 कमाऊँगा। भाई वैसे नहीं होता। मैंने खुद ही 27,000 से स्टार्ट किया। मेरा जो फर्स्ट जॉब था ना वो गवर्नमेंट जॉब ही था, लेकिन फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड तुम्हारा 35,000 मिलता था उस टाइम पे। अभी बार्क ने बढ़ा दिया, ठीक है, अभी बार्क ने कुछ 54 कुछ ऐसे कर दिया है, क्योंकि बहुत लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे इसी लो सैलरी की वजह से, तो उन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है। उसकी वजह से उन्होंने बॉन्ड भी बढ़ा दिया। लेकिन मेरा पैसे अकाउंट में 27,000 आता था हर महीना, लॉजिंग फूडिंग काट के, लेकिन समझ लो कि वो गवर्नमेंट जॉब था, ठीक है। और इस तरह से तुम अगर देखोगे कि हाँ भाई मैं काम करूँगा तो इसलिए काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ये ऑफिसर वाला जो माइंडसेट होता है ना। और इंडिया में ये है कि कुछ काम छोटे हैं और कुछ काम बड़े हैं। US में आओगे ना तो अच्छे खासे जो घर से निकले हैं वो तुम्हें मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बनाते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो छोटा बड़ा का कुछ नहीं है सीन। बट इंडिया में है कि भाई स्विगी का डिलीवरी गाय बन जाऊंगा तो वो छोटा काम है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेवल में काम करूँगा तो वो छोटा काम है, स्टाफ बन के काम करूँगा तो छोटा काम है, रिसेप्शनिस्ट बन जाऊँगा तो छोटा काम है। और उससे भी छोटा काम क्या है पता है? तुम घर में बैठे हुए और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसा दे रहे हैं खाने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट हो। और फिर से मैं ये याद दिला दे रहा हूँ कि एक्सेप्शंस तो मत ही लाना।
मेरे पास कि भाई मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, वो तो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। भाई तुम बहुत ही प्रिविलेज्ड फैमिली से हो, तो तुमसे मैं बात यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। इस पॉडकास्ट को तुम छोड़ के निकल सकते हो। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि तुम अगर अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो तो वो तुम्हारा करियर को कंट्रोल करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इंडियन पेरेंट्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, फिर से बोल रहा हूँ मेजॉरिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है कि उनके बच्चों का करियर कैसा होना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कंप्लेन मत करना कि मेरे पेरेंट्स मेरा इतना टाइम ले ले रहे हैं और मैं घर पे परेशान हूँ और वो मुझे दिन भर परेशान करते हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा एज क्या है, 26 साल, और मैंने बोला तुम कहाँ रहते हो, बोला मैं पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। क्या कर रहे हो? एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। तुमने छोटा मोटा कुछ भी जॉब क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल से ड्रॉप ले रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बात मत करना, तुमने डिसीजन गलत लिए हैं। अभी भी तुम डिसीजन को सही ले सकते हो, जो भी जॉब मिल रहा है वहाँ से अपना करियर स्टार्ट करके, या फिर कोई भी नया स्किल्स। कुछ लोग तो इंजीनियरिंग में बस इसीलिए क्योंकि इंजीनियरिंग एक टाइम पे कर लिया और उसके बाद उनको जॉब लगा नहीं, क्योंकि उतना अच्छा इंजीनियर बन नहीं पाए और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था नहीं। तो भाई कुछ भी कर लो, डेटा साइंस में इतना करियर है। मेरे पास तो एडिटर्स आते हैं, कितने सारे लोगों ने तो वीडियो एडिटिंग कर करके अपना करियर बना रखा है, 50,000 60,000 लाख रुपए कमा रहे हैं बस वीडियो एडिटिंग करके। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हाँ मैं कुछ भी हिसाब से अपना करियर स्टार्ट करूँगा। एक लड़का तो आया था, वो कंटेंट राइटिंग करता है बस, एक कुछ 3 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर पे यूट्यूब चैनल, उसके लिए बस कंटेंट लिखता है। क्या कंटेंट लिखता है? साइंटिफिक कंटेंट लिखता है। भाई उसका इंजीनियरिंग डिग्री काम आ रहा है उसमें, और वो साइंटिफिक कंटेंट ही बनाता है। और उसका भी कंटेंट नहीं, उसका शक्ल भी नहीं आता यूट्यूब चैनल में, बट वो कमा रहा है 50,000 रुपये महीने। और उसके बाद जब वो 50,000 रुपये महीने करीब 1 साल तक कमा लेगा तो उसके पास सेविंग हो जाएंगे, फिर वो ड्रॉप लेकर एग्ज़ाम का तैयारी भी कर सकता है। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो? तुम किसी पे डिपेंडेंट क्यों होना चाह रहे हो? तुम बहुत क्लोज हो सकते हो अपने पेरेंट के, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि एक पॉइंट पर जाके तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं अपने फैमिली से, तो अच्छी बात है, तो उन्हें सपोर्ट करो ना। डिपेंडेंट कब तक रहोगे? ये क्वेश्चन है। ड्रॉप ले रहे हो तो ये सारी चीज़ कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? और एग्ज़ाम अगर देखा नहीं है तुमने आज तक कि कैसा होता है और कितने लोग अच्छे अच्छे लगे हुए हैं 2-3 साल से और उनका भी नहीं निकल रहा। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, किसी ने तो मुझे कमेंट सेक्शन बोला कि भाई तू वीक है इसलिए तुझे इतने साल लगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मैंने बोला तूने कभी दिया नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैंने 2012 से पढ़ना स्टार्ट किया अच्छे तरीके से, 4 साल मैंने बस लाइब्रेरी में बिताया है, 9.57 CGPA लाया है, मैंने सारे बुक पेज टू पेज पढ़ रखा है। तुम्हारा जितना भी फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, इनक्रोपेरा, तुम्हारे शिगली और जितने सारे बुक हैं, RS खुरमी, जो भी बुक मिला मुझे वो सारे पढ़ लिए मैंने। SS रतन जो भी मिला मैंने सब पढ़ लिया, जितना भी दिखा मुझे लाइब्रेरी में, मेरे को जितना बुक मिलता था मैंने सब पढ़ लिया। उसके बाद मेरे गेट में 50 नंबर आए। भाई तुम बोल सकते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ भाई तुम भी तो बेवकूफ़ हो सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम आइंस्टाइन निकले हो, और आइंस्टाइन को भी काफ़ी टाइम लग गया था करियर बनाने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ कंसिडर रखो। क्या उसके बाद भी इसके 50 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद ये दिल्ली जाके वहाँ पे दिन भर रगड़ रहा है, उसके बाद भी इसके 70 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद ये फिर से ये बार्क भी पहुँच गया, उसके बाद भी इसका एक बार इसरो का एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, 4 नंबर से कट ऑफ छूट गया, उसके बाद तीसरे अटैम्प्ट में इसका जाके कट ऑफ निकला और फिर इसका ऑल इंडिया रैंक 4 आया। तो भाई कुछ तो रियलिस्टिक वे से भी सोच लो कि एग्ज़ाम में एक तरीका होता है वो सीखने में और अपने आप को वो स्किल डेवलप करने में टाइम लग जाता है। और वो टाइम देखे बिना अगर तुमने ड्रॉप ले लिया तो तुम अगले साल फिर लोगे, एग्ज़ाम नहीं निकला तो, और फिर लोगे, एग्ज़ाम नहीं निकला तो, और तुम्हारा करियर 3 साल से पॉज में है। अब तुम 26 साल के हो गए हो, अब क्या करोगे बताओ? ठीक है, एग्ज़ाम निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला तो? एक लड़का ऐसा भी था 26 साल के एज में, उसका CIL निकला और उसके बाद उसका रिजेक्शन हो गया कलर ब्लाइंडनेस से। समझ गया? वो उसका बाद में थोड़ा मामला सॉर्ट आउट हो गया और उसका कलर ब्लाइंडनेस गलती से निकल गया था और उसने फिर ज्वाइन कर लिया उसे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हारा करियर कहाँ स्टैंड कर रहा है, ध्यान रखना। करियर जो होता है किसी का भी, एक गवर्नमेंट जॉब हटाओ, एग्जामिनेशंस हटाओ, IT का टैग हटाओ, किसी भी इंसान का करियर किसी भी फील्ड में अगर बन रहा है तो वो बस स्किल के बेसिस पे है।
मेरा करियर अगर आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो वो इसीलिए क्योंकि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्किल है, मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक डिमांड है मार्केट में। अगर तुम किसी भी फील्ड में हो, अगर तुम्हारा स्किल नहीं बन रहा, जो कि एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और एग्ज़ाम के अटेम्प्ट देने से नहीं बनता, वो बस एक्सपीरियंस से बनता है, तो फिर तुम्हारा मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? ये बात समझ लो। मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ इस माइंडसेट में क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है और बहुत लोगों को अपना करियर चौपट करते हुए देखा है, जो कि मुझे पचता नहीं है। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं यही चीज़ बोलूँगा मोस्ट लाइकली, इसीलिए मैं अभी बोल दे रहा हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए और बिल्कुल सही नहीं लगता मुझे जो लोग इतना अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, करियर स्टार्ट किए बिना। ये प्रॉब्लम इंडिया में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि इंडिया में एज का वैल्यू ज़्यादा है। यूएस में मैंने ये भी देखा है कि कुछ 35 साल के एज तक ऐसे बरिस्टा का जॉब किया, पैसे वैसे सेव किए, उसके बाद मास्टर्स कर रहा है, उसके बाद पीएचडी कर रहा है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद डिग्री ले रहा है। तो यूएस में काफ़ी फ्लेक्सिबल है, करियर लोग चेंज कर लेते हैं। ये तुम्हें ना पता हो तो यूएस में ऐसा कुछ होता भी नहीं है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीएस कर रहा हूँ, मैं सिविल इंजीनियरिंग में बीएस कर रहा हूँ। वो बस अंडर ग्रेजुएशन में किसी स्कूल में सेलेक्ट होते हैं, कॉलेजेस को स्कूल बोलते हैं, तो वो अंडर ग्रेजुएशन में जाते हैं, उसके बाद वो मेजर करते हैं। आई एम मेजरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वो कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्सेज लेते हैं। इतना क्रेडिट ले लिया तो हाँ तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री देंगे, तो कुछ कोर्सेज लिया, देखा हाँ जमा नहीं, छोड़ दिया। साइकोलॉजी में ले रहा हूँ मैं, कुछ भी मतलब हिस्ट्री में ले रहा हूँ, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, सोशल स्टडीज़ में ले रहा हूँ, कुछ भी जो भी वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल है। उसके बाद उन्होंने ये कर लिया, उसके बाद कुछ लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि कम्प्लीटली डिफरेंट सेल्स में काम कर रहे हैं, उसके बाद अचानक एरोस्पेस में डिग्री ले लिया, उसके एरोस्पेस में काम कर रहे हैं, अचानक सेल्स में काम करना स्टार्ट कर दिया किसी कार के डीलरशिप में। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है करियर यहाँ पे, ठीक है, यूएस में। बट इंडिया में तुम जानती हो कि घुसते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेके, कंप्यूटर साइंस पे ही मेरा 4 साल रहेगा। अब मैं 18 साल का हूँ, मुझे पता नहीं मैं कंप्यूटर साइंस में 4 साल बिताने वाला हूँ। छोटे मोटे कॉलेज में तो तुम्हारा चेंज हो भी जाता है। जैसे हमें एक ऑप्शन मिला था, मैं आईटी लेके घुसा था, तो फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस में मैं मैकेनिकल में चेंज हो गया था। तो बहुत सारे छोटे 3rd क्लास कॉलेजेस में हो जाता है चेंज, लेकिन बड़े बड़े कॉलेज में तो वो चांस भी नहीं मिलता। नो, हाँ भाई कुछ नहीं मिला, मेटलर्जी मिला, मैंने उसे ले लिया, उसे तुम चेंज भी नहीं कर सकते। उसके बाद जॉब भी तुम्हारे मोस्टली उसी के बेसिस पे होते हैं। गेट तुम किसी में भी दे सकते हो, लेकिन ये तुम्हें शायद पता ना हो कि तुम मास्टर्स के लिए जा सकते हो, पीएसयूज तुम्हें नहीं लेगा अनटिल अनलेस तुम्हारा क्वालिफाइंग डिग्री उस डोमेन में है। अगर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए खुला है तो तुम्हारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, यानी कि गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दे दिया तो हो गया। समझ रहे हो बात को? ये भी बहुत लोग जानते नहीं, लेकिन ड्रॉप ले लेंगे वो पहले ही। ठीक, चलो ठीक है। तो जब करियर इतना रिजिड हो जाता है तो एज गैप भी उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और एज गैप को भी इंडिया में थोड़ा ज़्यादा लुक्ड अपॉन किया जाता है और इंटरव्यूज़ ये सब में निकल जाता है कि 3 साल 4 साल गैप है, तो वो उसे भी देखते हैं कि हाँ भाई क्या कर रहा था। ठीक है, तो सिस्टम थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैं चाहता नहीं कि तुम बैठ के वहाँ पे ड्रॉप लिए जाओ अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कोई भी लेवल का हो, निकालने को कोई भी निकाल सकता है, कोई भी टैलेंट नहीं चाहिए इन एग्जामिनेशंस को। बस एग्ज़ाम को समझना है तुम्हें कि ये एग्ज़ाम कैसे निकलता है, इसका पैटर्न क्या है, इसका स्ट्रैटेजी क्या है, मेरे लिए क्या फिट बैठेगा, मैं इस एग्ज़ाम को कैसे निकालूंगा। बस यही चाहिए होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कोई टैलेंट स्किल नहीं चाहिए होता है। एक बहुत ही सिंपल सा फनल है, एक रास्ता है, उसे फॉलो करोगे, अगले साइड निकल जाओगे क्वालिफाई करके। और उसके लिए बस एक चीज़ चाहिए होता है, जो है टाइम। और वो टाइम कितना चाहिए होता है वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। अगर तुमने अभी तक पूरा भांजी मारा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे, तो तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर तुमने आज तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैंने आईटी जेई का तैयारी नहीं किया था तो मुझे गेट के लिए टाइम ज़्यादा लगा। जो आईटी जेई का ऑलरेडी अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके हैं, उनका गेट बहुत ही ईजिली निकल जाता है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी न्यूमेरिकल सॉल्विंग का एक प्रैक्टिस है, एक आदत है, एक हैबिट है और एक स्किल है उस डोमेन में। ठीक है, तो टैलेंट नहीं चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। और इसीलिए अचानक से ड्रॉप ले लोगे तो विल दैट 1 ईयर बी सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये तुम्हारा पूरा पीछे का हिस्ट्री बताएगा।
और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अटेम्प्ट दे लो भाई, एक दो अटेम्प्ट ने फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में भी अब चांस है, उसमें भी दे दो, एक जॉब के साथ भी दे दो। एक इंक्रीज़ होना चाहिए, एक इंक्रीमेंट होना चाहिए, मेहनत करना पड़े, एक ऑब्वियस सी बात है। जैसे मैंने क्या बोला, उस NIT वाले लड़के को भी मैंने सेम चीज़ बोला, देखो भाई करने को तुम ले सकते हो, मोस्ट लाइकली तुम ड्रॉप लोगे तो तुम्हारे चांसेस बढ़ेंगे, मुझे भी समझ में आ रहा है, तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, एक चांस है कि तुम और ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ और अपने दोस्तों को जॉब करते हुए देखो तो तुम्हारा परफॉर्मेंस वहीं का वहीं रह जाए, ऐसा भी बहुत होता है। लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा, ठीक। लेकिन तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा जॉब के साथ भी हो सकता है, तुम बस चूज़ कर रहे हो कि एक में तुम्हारा मेहनत ज़्यादा है, एक में तुम्हें जाके 9 to 5 काम भी करना होगा, आके पढ़ाई भी करना होगा, वीकेंड्स में भी काम करना होगा, और तुम्हें मेहनत ज़्यादा करना होगा। तो तुम बेसिकली चूज़ कर रहे हो आसान रास्ता और डिफ़िकल्ट रास्ते को, ये बात है, ठीक है। और फिर से मैंने बोला कि मैंने एक्सपीरियंस से हर चीज़ बोला है। जैसे कि मैं बोल रहा था बाहर का जॉब मैं भी छोड़ के बैठ के 1 साल बैठ के आराम से इसरो का तैयारी कर सकता था, ठीक है, लेकिन किया ना, मैंने जॉब के साथ ही किया ना। एक महीने का गैप नहीं आया मेरा। 3 सितंबर को तो मैंने रेजिग्नेशन लेटर डाला था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। 3 अक्टूबर को मेरा रिलीविंग हुआ था और 9 अक्टूबर को मैंने इसरो ज्वाइन कर लिया। तो समझो 1 सप्ताह का गैप, वो भी इसलिए क्योंकि जो भी ज्वाइनिंग और फ्लाइट लेके जाने में भी टाइम लगता है। तो अब तुम मेरे करियर को तो देखो, तुम मेरी बातों को क्यों सुन रहे हो आज? बस इसीलिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैंने बार्क में जॉब किया, मैंने इसरो में जॉब किया, बस इसीलिए मोस्ट लाइकली तुम मुझे जानते हो और सुन रहे हो, है ना। तो वो NIT वाला लड़का भी वैसा एक्सपीरियंस बना सकता है, कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करियर और रेज्यूमे बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। और उसके बाद जब मैंने वो दोनों एक्यूमुलेट कर लिया, मुझे जॉब्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहीं भी मेरे को इंडिया में जॉब्स मिल रहे हैं, मुझे US में जॉब्स मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसा एक्सपीरियंस कोई लाता ही नहीं है, समझ रहे हो। तो वो सोचो कि तुम आसान रास्ता लेना चाहते हो जिसमें तुम्हारा रेज्यूमे हर्ट होगा, या फिर तुम मुश्किल रास्ता लेना चाहते हो जिसमें तुम्हारा रेज्यूमे गोल्डन होगा, ये सोच लो, ठीक है। चलो भाई, इससे ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं और कुछ क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे ज़रा डिस्कस कर लूँ जो तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट्स ने दिया है। देखो भाई, सच बताऊँ तो मोमेंटम पॉडकास्ट का कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और इसका मुझे अपने आर्ट पॉडकास्ट के कमेंट से ज़्यादा अच्छा मोमेंटम पॉडकास्ट का लगता है, क्योंकि आर्ट पॉडकास्ट का यूट्यूब चैनल अभी 360,000 ना 61,000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंच गया, तो वहाँ क्या मच गया है भसड़, ठीक है, बहुत लोग आ गए और वो चैनल बड़ा हो गया है, तो कोई भी आ जाता है, कोई भी कुछ भी कमेंट करके चला जाता है। लेकिन अपना ये चैनल क्या है, 14,000 छोटा सा सब्सक्राइबर बेस है, ठीक है, देखते करीब करीब उतने ही लोग हैं और मुझे जानते हैं बहुत टाइम से लोग, तो क्वेश्चन काफ़ी सेंसिबल आते हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि वो जो 18 से 24 रेंज का जो यंग अंडर ग्रेजुएट या फिर यंग ग्रेजुएट या फिर यंग वर्किंग प्रोफेशनल का रेंज है, वो परसेंटेज और भी ज़्यादा है, करीब 70 के ऊपर परसेंटेज पहुँच जाता है वो। और मेन चैनल में कुछ 60 के आसपास है, और मुझे लगता है उसका रीज़न ये है कि जैसे चैनल बड़ा होता है वो वैसे वैसे वहाँ पे ज़्यादा रेंज के लोग आने लगते हैं। और तुम्हें पता ही है कि इंडिया का पॉपुलेशन में बहुत ही हाई परसेंटेज लोग जो ऑनलाइन में हैं वो नीट और IIT JEE के बैकग्राउंड से हैं। बहुत लोग तुम भी हो यहाँ पे सुन रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें साफ साफ कई बार बता चुका हूँ कि नीट और IIT JEE में मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजी और ओपिनियन के बारे में बात नहीं करता हूँ, वहाँ मैं बस हाँ ड्रॉप लेने के बारे में बात कर सकता हूँ 3 साल इवन 2 साल ड्रॉप किसी भी एंगल से रॉन्ग डिसीजन है करियर के हिसाब से, ठीक है। IIT JEE मैंने दिया नहीं है, लेकिन तुम IIT JEE करके इंजीनियर ही तो बनोगे वो तो मैंने किया है और मुझे ये पता है कि वो ड्रॉप तुम्हें कैसे हर्ट करेगा, ठीक है। तो जो दूसरे चैनल है उसमें थोड़ा ऑडियंस बाइफरकेट और स्प्रेड कर रहा है, लेकिन मोमेंटम पॉडकास्ट में ऑडियंस वही कंसंट्रेट है जो मैं 3 साल पहले देखता था। तो यहाँ के कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, सेंसिबल कमेंट्स होते हैं। तो चलो भाई, एक कमेंट Q&A से उठाया जाए और डिस्कस किया जाए। तो भाई ये क्वेश्चन है कपिल शर्मा का, और क्वेश्चन कहता है, प्लीज़ सर आई नीड योर गाइडेंस। करेंटली I am studying in a tier 3 college out of my home state, and fortunately I have an option to change my branch. Nice. इसी के बारे में बात कर रहा था, कुछ लोग ब्रांच चेंज कर सकते हैं। So I just want to ask that should I change my branch? But before that
आई मे टेल यू माई करेंट ब्रांच एंड माई डिज़ायर्ड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छी बात क्या है, इसने बहुत ही अच्छे से लिखा है। प्लीज़ ऐसे सुलझे वैसे लिखा करो क्वेश्चंस को अच्छे से। अगर तुम्हें लिखने में कोई तकलीफ हो तो चैट जीपीटी में डाला करो और चैट जीपीटी को बोला करो ये मेरा गंदा सा इंग्लिश या हिंदी जो मैंने लिखा है इसे ज़रा अच्छा से लिख के देना कि मैं कमेंट सेक्शन में आशीष से क्वेश्चन पूछूं ताकि वो पढ़ पाए तमीज़ से। ठीक है, तो वो चैट जीपीटी तुम्हें लिख के देगा और उसे कॉपी पेस्ट कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। सो माई करेंट ब्रांच इज़ ट्रिपल ई एंड माई डिज़ायर्ड ब्रांच इज़ CSE। ओके, the major problem with my branch is that in my college there is literally very low placement for triple E expected। वो तो तुम्हारे इवन IITs में बुरा हाल है। ट्रिपल ई मैकेनिकल और CSE सॉरी सिविल इंजीनियरिंग का CSE गलती कर दिया बोल के, CSE का तो बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है इवन प्राइवेट 3rd ईयर कॉलेजेस में। चलो ठीक है, ट्रिपल ई एंड अ लिटिल हाई प्लेसमेंट इन CSE एक्सपेक्टेड। ठीक है सर, यू कैन टेल मी योर ओपिनियन बट बिफोर दैट I want that I will take CSE। Okay, I want to take CSE। इसे भी चैट जीपीटी यूज़ करना था। After that I will give GATE and hopefully get admission in IIT and then sit for placements there। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसका मन है CSE पढ़ लूँ और गेट दे दूँ और फिर मास्टर्स कर लूँ, जो कि मैं तुम्हें बता दूँ कि CSE में मास्टर्स करने का बहुत फ़ायदा है। अगर तुमने IITs टॉप के IITs ISC इवन NITs से मास्टर्स किया तो प्लेसमेंट इज़ मच बेटर कंपेयर टू सेम मास्टर्स तुमने मैकेनिकल सिविल ये सब से किया। मैकेनिकल जो भी कोर ब्रांचेस हैं वो तुम टॉप के IIT से भी मास्टर्स कर लोगे तो एवरेज पैकेज ऐसे 8 लाख 10 लाख ही जाता है। ठीक है, लेकिन CSE में बहुत ही हाई जाने के चांसेस होते हैं अगर तुमने अच्छा से मास्टर्स किया तो CSE इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्रांचेस अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जहाँ पे PSU छोड़ के अच्छा IIT अगर मिल रहा है तो वहाँ से मास्टर्स करने का फ़ायदा ज़्यादा है। उससे तुम बाद में PhD अब्रॉड भी जा सकते हो या फिर टॉप के कंपनीज़ में अच्छा खासा पैसा कमा के काम कर सकते हो अनटिल अनलेस तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में किसी जॉब में इंटरेस्ट है। चलो आगे देखते हैं। हाँ ओके, वट एवर यू से आई विल एक्सेप्ट द कोल्ड टर्की एंड आई वुडेंट माइंड द मिस्टेक आई मेड। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ओके, ग्रामर की तो इसने दही बना दी है आखिरी में। ऐसा लगता है इसने फर्स्ट पार्ट चैट जीपीटी से लिखवाया और जैसे ही मैंने बोला उसका अगला पार्ट इसने खुद से लिखा है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है इट इज़ कि मुझे ट्रिपल ई पढ़ना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए, या फिर इसे और भी ब्रॉड करो तो मुझे कोर ब्रांच पढ़ना चाहिए या फिर मुझे न्यूअर ब्रांच जैसे CSE और ECE पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगेन आई विल स्टार्ट विद डिपेंड्स, बट मैंने जैसा बताया कि आई हेट इट डिपेंड्स आंसर्स, सो मैं बताऊंगा कि व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट, जो कि फिर से थोड़ा वेग आंसर है, इसलिए मैं और भी ज़्यादा एलैबोरेट करता हूँ। देखो, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हाँ मुझे मैकाट्रॉनिक्स पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, मुझे इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, मुझे मैकेनिकल पढ़ना है, या फिर मुझे सिविल पढ़ना है, या फिर मुझे कोडिंग ही करना है तो मुझे कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है। ठीक है, कुछ लोगों का बहुत ही क्लियर कट इंटरेस्ट होता है। अभी तुम्हारा है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में ही ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, ज़्यादा पैसे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और तुम्हारा इंटरेस्ट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके कंप्यूटर साइंस पढ़ लो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, जो कि इसने ऐसा बोला नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो सुन रहे हैं अगर उनमें से कुछ है कि हाँ मुझे कोर फील्ड में इंटरेस्ट है लेकिन मुझे CSE मिल रहा है, और ये सेम सिचुएशन मैंने खुद से फेस किया, इसलिए खुद का एक्सपीरियंस है तो डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे भी CSE मिल रहा था, फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस में मुझे CSE ECE सब कुछ मिल रहा था, मैकेनिकल भी मिल रहा था और मैंने मैकेनिकल पिक किया। ठीक है, और बस उसका इंटरेस्ट रीज़न ये था कि मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि अगर तुम्हारे को कोर में इंटरेस्ट है और तुम उसे पढ़ोगे इंडिया में, और कॉलेज भी बहुत कुछ खास नहीं है, जबकि मैंने बताया कि इवन IIT NIT में कोर ब्रांचेस का बुरा हाल है प्लेसमेंट का, मतलब
प्राइवेट से तो अच्छा ही है, लेकिन वहाँ पे जब तुम कंपेयर करोगे बाकी ईसी और सीएससी से, तुम रो दोगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट आ गया अब कोर में और तुमने वो पढ़ लिया, तो ये बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत तुम्हें अभी के अभी, कि तुम्हें जॉब मिलने में बहुत ही पापड़ बेलने पड़ेंगे और बहुत ही लंबा रास्ता है। और हो सकता है कि ग्रेजुएट करने के बाद तुम इधर उधर छोटे मोटे जॉब में, जैसे मान लो तुमने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ लिया, अब तुम कोई साइट में काम करोगे छोटे से कंस्ट्रक्शन कंपनी में, 1-2 साल छोटा सा कॉलेज से निकले हो तो उसे रगड़ोगे इधर उधर, फिर एग्ज़ाम दोगे तुम साइड बाय साइड, उसको शायद ड्रॉप ले लोगे, फिर एग्ज़ाम दोगे, फिर जाके तुम्हारा एक सॉलिड करियर सेट होगा, जो कि बहुत हद तक मेरे साथ हुआ। मैंने लिया, प्लेसमेंट लगा नहीं, एक भी कोर कंपनी आया नहीं कैंपस प्लेसमेंट में, उसके बाद मैंने एक ड्रॉप लिया, उसके बाद जो चाहिए था जॉब वो मिला नहीं, कोई और जॉब मिल गया उसे किया, उसके बाद साइड में साइड ये किया, सोशल लाइफ गया, पर्सनल लाइफ गया, फैमिली से बात होना गया, और उसके बाद मैंने इसको निकाला, अच्छा चलो बन गया करियर एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो अगर तुम कोर में करोगे तो इतना समझ लो, इंडिया में वो इंडस्ट्री है नहीं। कोर के लिए जो इंडस्ट्री चाहिए होता है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया ने मिस कर दिया था कॉलोनाइजेशन की वजह से, ठीक है। आईटी सेक्टर में क्यों जॉब है, क्योंकि वो रेवोल्यूशन मिस नहीं किया इंडिया ने, आईटी रेवोल्यूशन हुआ ढंग से, इसलिए आईटी में तुम्हारा जॉब्स मिल जाता है लोगों को, ठीक है। उसके बाद एमएनसीज आ गए, इंडिया का बॉर्डर खुल गया, तुम्हें ये पता भी ना हो कि 1990 में सोवियत रशिया के डिसोल्यूशन से पहले इंडिया बहुत ही क्लोज था रशिया के, और उसके बाद जब यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ तो इंडिया का थोड़ा क्लोजनेस अमेरिका के साथ बढ़ा, और इसीलिए 90s में तुम्हारे जितने सारे आईटी कंपनीज हैं ये सारे इंडिया में स्प्रेड होना चालू हो गए। अगर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं करता तो शायद तुम मैकडोनल्ड्स और स्टारबक्स भी इतना नहीं देख रहे होते इंडिया में, ठीक है, तो अलग ही सीन होता। लेकिन पॉइंट ये है कि आईटी सेक्टर और ये सारे जो एमएनसीज हैं और ये सर्विस इंडस्ट्रीज ये सारे जो हैं वो बन गए, लेकिन जो बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स और ये सारे चीज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ और ये सारी चीज़ हैं, ये तुम ये सोचो ना, फोर्ड कब बना? फोर्ड तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर चुका है, तुम्हारा BMW वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट कर चुका है, वोल्क्सवैगन तुम्हारा हिटलर ने स्टार्ट किया था। वोल्क्सवैगन का मतलब समझते हो? पीपल्स कार। वो हिटलर का आइडिया था कि देयर शुड बी अ पीपल्स कार, ठीक है। तो वो उस टाइम से वो सारे इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं। तुम ये बता दो, क्या तुम्हारा मारुति था उस टाइम पे? उस टाइम पे महिंद्रा था? गैस कर रहा हूँ, मोस्ट लाइकली नहीं था। ये चलो यार देख लेते हैं। महिंद्रा फाउंडिंग, महिंद्रा विच ईयर वॉज इट फॉर्म्ड? हाँ भैया देख लो, 1945, ठीक है, October 2, 1945, लुधियाना। महिंद्रा एंड महिंद्रा वॉज फाउंडेड एज अ स्टील ट्रेडिंग कंपनी ऑन, वो भी ऑटोमोबाइल इसका स्टार्ट नहीं हुआ था। ये देखते हैं ऑटोमोटिव कब से स्टार्ट हुआ। ये भी सेम चीज़ दिखा रहा है, पता नहीं, देखना होगा यार, थोड़ा रिसर्च करना होगा, लेकिन पॉइंट समझ में आ गया ना। अब फोर्ड देखो, मुझे ये नहीं पता कि ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी था कि नहीं। 1903 मिशिगन में, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में भी था। क्राइसलर देख लो, अच्छा जीएम देखो, जीएम शायद वर्ल्ड वॉर 1 उससे भी पहले आया था। जीएम 1908, अच्छा जीएम तुम्हारे फोर्ड के बाद आया था। जनरल मोटर्स फोर्ड के बाद आया था, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था कि जीएम शायद फोर्ड से भी पहले आया था, लेकिन अगल बगल ही आया था थोड़ा, ठीक है। अभी तुम क्राइसलर और ये सब देख सकते हो, तो समझ रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था तब इंडिया में कॉलोनाइज्ड कंट्री था इंडिया, ठीक है, वहाँ पे ब्रिटिश रूल था, उनका कोई फ़ायदा नहीं था इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। एक ही चीज़ का फ़ायदा था, रेल रोड बना दो, यहाँ के टेक्सटाइल को उठा के यूरोप भेजो। तो उन्होंने रेल रोड बना दिया। इंडिया का रेल नेटवर्क आज भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो समझ रहे हो रीज़न? वो जो कोर कंपनीज़ में तुम्हें जॉब नहीं मिल रहे, वो क्यों नहीं मिल रहे, वो समझ में आ रहा है, ठीक है। उसका एक रीज़न है, वो इंडस्ट्री बन नहीं पाया, ठीक है, और वो इंडिया ने वो रेवोल्यूशन मिस कर दिया। तो अभी बन रहा है बहुत सारे कंपनीज़ बन रहे हैं, तो टेस्ला भी इंडिया में स्टार्ट करना चाहता है, बहुत सारा है, ठीक है। लेकिन तुम्हें कोर कंपनीज़ मेनली यहाँ पे दिखेंगे, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स दिखेंगे। वो क्यों? क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट को उसे फाउंड, जैसे मैंने एचईसी के बारे में एक बार बताया था ना, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में, जिसके अगल बगल में बड़ा हुआ हूँ। तो क्या
जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर उस टाइम। उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उसके अगल बगल बहुत सारे स्टील प्लांट बनाने थे उनको, दुर्गापुर, रायपुर और ये बोकारो स्टील प्लांट बनाने थे। उसके लिए तुम्हारे लैडल्स कौन बनाएगा, क्रेन्स कौन बनाएगा, स्ट्रक्चर्स कौन बनाएगा, एचईसी बनाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे, ये कब की बात है, ये 1940s की, इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ रहे हो, कैचअप करना पड़ा इंडिया को। जब हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ का बात है तो बहुत सारी चीज़ गवर्नमेंट ओन्ड थे, अभी बहुत सारी चीज़ प्राइवेटाइज हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन करीब 1 सेंचुरी पीछे है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है कोर कंपनीज़ में जॉब लेने में, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ये सब में दिक्कत होता है। अभी ये बात मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मैंने अमेरिका का भी इंडस्ट्री देखा, अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं होता। तुम मैकेनिकल पढ़ लो उतनी ही जॉब्स हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ लो उतनी ही जॉब्स हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस में थोड़े ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि वो तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि कंप्यूटर साइंस का कंपनीज बनाना बहुत ही फास्ट होता है। वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बनाने में लोगों को सदियों लग जाते हैं, 10-20 साल लग गया तुम्हारे इंडस्ट्री बनाने। एक शहर के जितना बड़ा तो उनका प्लांट है। तुम कभी, मैं बोकारो स्टील प्लांट में मैंने इंटर्नशिप किया था, मैं अंदर घुस के देख चुका हूँ उसे। तुम्हें लगेगा अलग ही दुनिया है, इतना बड़ा है वो, तुम्हें लगेगा अलग ही दुनिया है वो, पूरा का पूरा दुनिया अंदर बसा हुआ है उसके, एक शहर के जितना बड़ा है। श्रीहरिकोटा जो इसरो का लॉन्च पैड है, जाके उसे सर्च करो, फैक्ट्स है। श्रीहरिकोटा का जो एरिया है टोटल, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द एरिया ऑफ चेन्नई सिटी। तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ इतना, अब तुम्हें रॉकेट इंजन्स को असेंबल करना है वहाँ पे, पूरे स्टेजेस को असेंबल करने हैं, लॉन्च पैड बनाना है वहाँ पे, तो हैवी इंडस्ट्री है ना। तो ये जगह लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेता है, टाइम लेता है, कैपिटल लेता है। आईटी कंपनी तुम अपने घर पे चालू कर लो, आज ही एक कंप्यूटर खरीदो और कोड लिखना चालू कर दो, ठीक है। तो इसीलिए यूएस में भी तुम्हारे सीएससी में ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा जॉब्स मिलते हैं, लेकिन मैकेनिकल का वो दिक्कत नहीं है जो मैंने इंडिया में देखा कि जॉब ही नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री बना हुआ है। जर्मनी में लोग जाते हैं, कितने लोग एमएस करने जर्मनी में गए, उन्हें इजी होता है मैकेनिकल में जॉब खोजना। ये आउडी, बीएमडब्ल्यू, इतने सारे हैं यार, वोल्क्सवैगन, इतने सारे तो ऑटोमोटिव कंपनी जर्मनी से निकले हैं, पोर्शा हो गया, इतने सारे कंपनीज निकले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 हारे थे, फिर भी लड़े तो थे तो लड़े किसके बेसिस पे थे? अबे लड़ने के लिए इंडस्ट्री तो चाहिए। एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? एक बड़े इंडस्ट्री से। ड्रेस्टन जो एरिया था जर्मनी का, वो पूरा कारपेट बॉम्बिंग कर दिया था, पूरा शहर को फ्लैट कर दिया। वो वहाँ पे बॉम्बिंग इसलिए किया था क्योंकि वो शहर इंडस्ट्रियल एरिया था, ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक पूरा इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है। तो इंडस्ट्री को ख़त्म करना है, वॉर जीतना है, तो वहीं से तुम्हारे तो बम और ये सब चीज़ बन रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स, तो वो तुम्हें वहीं बॉम्ब करना है, तो उसे पूरा फ्लैट कर दिया, ठीक है। पनामुंडा में तुम्हारा V2 रॉकेट्स बन रहे थे, जर्मन जो V2 रॉकेट्स जो थे, विच इज़ बेसिकली द फर्स्ट रॉकेट्स, लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट्स एवर बिल्ट, वहाँ पे बॉम्ब किया उन्होंने, उसे ख़त्म करो, ठीक है। लेकिन भाई वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ के तुम्हारे टेक्नोलॉजी को कैसे ख़त्म करोगे? जापान में भी सेम चीज़ हुआ, ठीक है। जापान का भी आज तुम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखोगे, कितने कंपनीज वहाँ से निकले। होंडा निकला, अभी मैं भूल जाऊँगा तुरंत, जब मुझे याद रखना है तो मैं भूल जाऊँगा। सुबरू, माजदा, टोयोटा, इतने सारे कंपनी, और बहुत सारे तो पूरे ग्लोबल है भी नहीं, जैसे सुजुकी, वो अमेरिका पहुंच भी नहीं पाया ढंग से, स्टार्ट किया था, फेल कर गया, अमेरिका में नहीं कर पाया, लेकिन इंडिया में आया। मारुति सुजुकी 800, करेक्ट। तो बहुत सारे कंपनीज कैसे भाई ये लोग वो थे जो एयरक्राफ्ट्स बना रहे थे, समझ रहे हो, जो जापनीज ज़ीरो, क्या था वो, रुको यार, आज तो मैं बहुत ही डीप टॉपिक में आ गया हूँ, आज तो मुझे रोक नहीं सकते। ज़ीरो जैसा ही कुछ था, मित्सुबिशी, भैया मित्सुबिशी का नाम सुना है तुमने? वो क्या बनाता है अभी? कार्स, करेक्ट। वो उनका कार का बिजनेस बहुत अच्छा चल नहीं रहा, लेकिन है ना। और ये सब भी तुम देखोगे तो बहुत सारे ये कंपनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री से आए थे, जो मिलिट्री वॉरफेयर का चीज़ बना रहे थे, वो अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल बनाने लगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे सैंक्शन लग गए होंगे, दूसरे कंट्री का गवर्नमेंट आ गया, जर्मनी डिवाइड हो गया 2 पार्ट में, तुम मिलिट्री बना नहीं सकते,
एयरक्राफ्ट ये सब रख नहीं सकते, तो वो इंजीनियर्स कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने सिविल चीज़ों पे अपना इंडस्ट्री बनाना स्टार्ट किया। लेकिन तुम कंट्री को ख़त्म कर सकते हो, वाइप आउट कर सकते हो, तुम उसे फ्लैटन कर सकते हो, उनके फैक्ट्रीज को गिरा सकते हो, लेकिन उसका इंडस्ट्री ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, उनका इंडस्ट्री डेवलप हुआ, इंडस्ट्री चला जाएगा, इंजीनियर जिन्होंने वो इंडस्ट्री बनाया था वो नहीं जाएंगे। तुम्हारा नासा किसने बनाया? ये सारे जो अभी प्लानो इंडिया बताया था मैंने, वो सारे वर्नर वॉन ब्राउन के टीम में थे। वो लोग V2 रॉकेट्स बना रहे थे। V2 रॉकेट परफेक्ट कर नहीं पाए वो लोग, लेकिन टेक्नोलॉजी उनका आगे था। दोनों रशियंस और अमेरिकन से, तो आधे रशियंस ने उठा के वहाँ के साइंटिस्ट को ले लिया और आधे अमेरिकन ने वहाँ के साइंटिस्ट ले लिया। अमेरिकन ने जो साइंटिस्ट लिया उन्होंने नासा स्टार्ट किया, और रशियंस ने जो वही साइंटिस्ट को उठाए वहाँ से उन्होंने रॉसकॉस्मोस स्टार्ट किया। दोनों का स्पेस रेस चालू, लेकिन साइंटिस्ट तो दोनों जर्मन्स थे। तो तुम कंट्री को ख़त्म कर सकते हो, उसे डिवाइड कर सकते हो, उसे तोड़ फोड़ सकते हो, लेकिन वहाँ का इंडस्ट्री नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इसीलिए आज भी तुम जापान में वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री देखोगे, यूरोप जर्मनी में देखोगे, अमेरिका में देखोगे, इंडिया में नहीं देखोगे, क्योंकि वहाँ तक वर्ल्ड वॉर 2 तक इंडिया कॉलोनाइज था। 47 में जाके इंडिपेंडेंस मिला। बहुत ही डिटेल में चले गए, ये सारी चीज़ समझ लो क्योंकि तुम करियर डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर तुम कोर में बोलोगे नहीं मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है, तो बहुत ही नहीं, बहुत 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 ज़्यादा पागलपन वाला इंटरेस्ट होगा अगर तुम्हारा, जो कि मुझ में था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो तुम ले सकते हो। तो तुम में भी है तो तुम ले सकते हो, और रेडी रहना स्ट्रगल करने के लिए, क्योंकि वो 1-2 साल घिसने के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन चाहिए। वो है तुम में, ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाल लोगे। फिर तो तुम प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्यों ना पढ़ो, तुम्हें अगर पैशन है, दिन रात तुम यही सोचते हो, तो तुम उसमें भी करियर बनाओगे, उसमें भी एक्सेल करोगे। कोई भी करियर में तुम एक्सेल कर सकते हो अगर तुम्हें इतना ज़्यादा पैशन है। तो नहीं है तो भाई वो करियर पकड़ो जहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं और जॉब्स ज़्यादा हैं। तो अगर तुम्हें लगता है पता नहीं आशीष मुझे कौन सा पढ़ाई करना है, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भैया जॉब लेना है, कुछ भी करियर बनाना है, इंडिपेंडेंट होना है, कंप्यूटर साइंस पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद पैसे कमा लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लो, जो भी करना है करो। इंटरेस्ट तो तुम्हें ऐसे भी नहीं था पैसे तो कमाना ज़रूरी है ना। तो पहला प्राइमरी समझो, रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई, ठीक है, वो भी आजकल है। तो रोटी कपड़ा मकान और वाईफाई चाहिए, उसके लिए तुम्हें जॉब चाहिए, ठीक है। और दूसरा तुम्हारा आता है पैशन। तो पहले होता है रोटी कपड़ा मकान। जैसे कि रोटी कपड़ा मकान के लिए मैं पहुंचा BRC, और वहाँ से मुझे मिला मंथली सैलरी, और उसके बाद पैशन के लिए मैंने इसरो का एग्ज़ाम दिया और वो किया। उसके बाद मेरा पैशन था राइटिंग, उसके लिए मैंने इसरो का जॉब भी छोड़ा और वो परस्यू किया, लेकिन रोटी कपड़ा मकान चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ लो। ओके चलो ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा बोल दिया आज तो। गजब का फायरी डिस्कशन था, इतना ज़्यादा कि एक बार भी ये भी नहीं बताया कि मेरा बुक द बॉय हू डिड नॉट साइन भी अवेलेबल है, जो तुम खरीद भी सकते हो। और एक भी टॉपिक जो आज मैंने डिस्कस किया उसमें से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो इसके रेफरेंस में नहीं है। ये सारे जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं ये खुद ही उस सिनेरियो में सेटअप है। मेरा इसरो का परस्यूट पूरी तरीके से इसमें इंस्पायर करके लिखा गया है, मतलब उसी स्टोरी से इंस्पायर्ड ये स्टोरी है। पढ़ना स्टार्ट करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा, और पढ़ना स्टार्ट करने के लिए तुम्हें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है बुक। तुम किंडल में जा सकते हो, वहाँ पे तुम्हें फ्री सैम्पल मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर तक घुस जाओगे, खुद ही डिसीजन ले सकते हो कि ये तुम्हारा वर्थ है कि नहीं, या फिर ये तुम्हें जमेगा कि नहीं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये बुक 500 रुपये का, ये बिल्कुल ही गलत है। ये बुक तुम 180 में ले सकते हो, हाँ ई बुक में अवेलेबल है, लेकिन हाँ भाई पढ़ तो सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। तो वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ऐसा मत समझना कि ये तुम्हारा 500 रुपये लगेंगे ये बुक पढ़ने के लिए। कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलेंगे बहुत ही महंगा है। 180 तुम्हें अगर बहुत ही महंगा लग रहा है तो भाई उतना तो तुम चाउमीन नूडल्स खाने में उड़ा देते हो। तो प्लीज़ ये सारी बातें मेरे से मत करो। कुछ लोगों का तो इंटरनेट पैक ही उससे ज़्यादा का होता है, ठीक है। तो भाई तुम्हारे डिसीजन और तुम्हारी प्रायोरिटी है। मैंने 5 साल लगाया, इससे सस्ते में तो पब्लिशर कभी भी उसे पब्लिश ही नहीं करेगा। और ये भी समझो कि मैं खुद से नहीं बना रहा यहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस है, वो इस बुक को छापता है। ये कवर देख रहे हो इतनी मस्त कलरफुल है, इसके लिए बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री अलग ही लगता है। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का बात किया, शायद वही इंडस्ट्री लगता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। तो एक पब्लिशर होता है, उसका कुछ होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत कुछ होता है, मुझे भी नहीं समझ में आता, ठीक है। तो
ये सारी चीज़, इसलिए कुछ तो कॉस्ट डिज़र्व करते हैं। कभी कभी मैं बता देता हूँ, वैसे कॉमन नॉलेज होना चाहिए, नहीं है तो अब बन गया। चलो ठीक है, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और सारे लिंक्स इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। होप ऐसा करता हूँ कि तुम्हें कुछ सीखने को मिला, और ऐसा भी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा दिल ना टूटा। अगर टूट भी गया हो तो जोड़ लो, कोई दुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो। और हाँ, बहुत लोग इस पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, और कमेंट नहीं करते, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा कमेंट नहीं करता यूट्यूब के वीडियो देखते हुए, लेकिन कर दो प्लीज़, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है तुम्हारे क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा कमेंट करते हैं उनके क्वेश्चंस उठ के तो आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास टेलीपैथी है नहीं, ठीक है। चलो भाई, इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।